ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा और ऑस्ट्रेलिया का फेब इंटेक, जिसे लेके काफ़ी चिंता जो है वो बच्चों के अंदर लगातार बढ़ी हुई है। और मैं ये भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ फेब इंटेक नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मार्च भी है और कुछ में आगे अप्रैल भी है। उसके बाद जून इंटेक तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में होता ही है। तो भाई सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखो, इंटेक कौन सा पकड़ना है ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप 2025 पास आउट हैं तो आपके पास बहुत ऑप्शंस अभी हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी फ़ाइल कैसे बना रहे हो। जल्दबाजी में बनाई हुई फाइल्स, जल्दबाजी में लगाए हुए डॉक्यूमेंट्स, जल्दबाजी में लगाए हुए फंड्स, ये सब चीज़ें आपके प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट भी कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि रिसेंटली जो रिज़ल्ट्स अक्टूबर इनटेक में आए ये काफ़ी शॉकिंग थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज एम्बेसी ने दिया, जिसमें काफ़ी आई थिंक कि जो जेन्युइन बच्चे थे उनका भी नुकसान हुआ है। तो ये ना हो कि कोई ऐसा ही शॉकिंग कुछ नवंबर में भी आ जाए। तो पहली एडवाइस तो यही कि फ़ाइल लगाने की बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें, सब्र से करें, पेशेंस से करें, अपने प्रोसेस को सही से कंप्लीट करें, फंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड होने दें, वो भी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। चाहे एम्बेसी फ़ंड नहीं मांगती, लेकिन अगर आपके फंड्स जेन्युइनली पुराने हो जाएंगे 2-3 महीने, तो आप उनको लगाओ, दैट विल प्ले अ पॉजिटिव रोल फॉर यू। आईएलटीएस पीटी में कमी ना हो, एकेडमिक्स वाइज कमी ना हो, और कॉलेजेस को अवॉइड करके चलें। कॉलेजेस के अंदर वीज़ा लेना रिस्की रहेगा ही रहेगा कंपैरेटिवली यूनिवर्सिटी के सक्सेस रेट के साथ आप कभी भी किसी भी कंट्री का कॉलेज का वीज़ा सक्सेस रेट कंपेयर नहीं कर सकते। सक्सेस रेट आपको हमेशा ही यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा मिलता है। तो एडवाइस यही है कि भाई अपनी एप्लीकेशंस को यूनिवर्सिटीज़ में ही लगा कर चलें। लेवल 1 यूनिवर्सिटी आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए अडॉप्ट करने के लिए, और लेवल 2 उसी केस में लें जिस केस में आपके लिए कोई भी लेवल 1 यूनिवर्सिटी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग लोकेशंस को लेके फंसी हो जाते हैं कि मुझे नहीं जी इसी लोकेशन पे जाना है, यहाँ पे चाचा है, मामा है, ताया है या कोई दोस्त है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया इस तरह से मत करो, आप नुकसान करवाओगे। हर लोकेशन हर स्टूडेंट के लिए फिजिबल हो और वहाँ पर मिलने वाली यूनिवर्सिटीज़ उसके प्रोफाइल्स के हिसाब से फिजिबल हों, ये ज़रूरी नहीं है। गलत लोकेशन के ऊपर लेवल 2 यूनिवर्सिटी में जाकर बेवकूफ़ी करने से अच्छा है कि लेवल 1 यूनिवर्सिटी में किसी और लोकेशन में जाया जाए। लोकेशन ऑप्ट करते समय भी अगर आप ज़्यादा ध्यान रीजनल एरियाज़ पे देंगे तो वो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। ना सिर्फ आपके वीज़ा लेने में वो आपको आसानी दिलाएगा, बट वो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी 1 साल का एक्स्ट्रा देगा अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद। रीजनल यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप भी ज़्यादा देंगी। एवरेजली बात करूं तो 20 से 25% तक की स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट सभी रीजनल यूनिवर्सिटीज़ देती हैं कंपेयर टू द सिटी यूनिवर्सिटी। और रीजनल्स एरिया के अंदर फिर आपका पीआर का जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है, और वहाँ पर अलग से गवर्नमेंट के कई तरह के रिलैक्सेशन रहते हैं पीआर फैसिलिटीज़ को लेके। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा है कनाडा ऑस्ट्रेलिया का रीजनल एरिया। तो भाई जितने स्मार्टली, जितने स्ट्रांगली और जितने इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन लोगे उतने ज़्यादा बढ़िया रहोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है आपने कंसल्टेंट चुनते हुए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारी गलतियाँ करेंगे अगर आप किसी तरह के लालच के अंदर अपना कंसल्टेंट चुनते हैं। अगर आप ऐसा कंसल्टेंट चुन रहे हैं जो आपसे 2-2.5 लाख वीज़ा लेने से पहले ही आपका रिस्क पे लगवा देता है, एम्बेसी के नाम पे, फंड्स के नाम पे, सीओई के नाम पे, ऑफर लेटर के नाम पे, या और किसी एक्सपेंसेस के नाम पे, तो भाई फिर आप कैसे सोच सकते हो कि वो आपको वीज़ा लेके दे सकता है। तो अपने कंसल्टेंट का चुनाव थोड़ा सोच समझ कर करें। अच्छे प्रोफाइल्स के साथ एप्लीकेशन लगाएं। ब्रॉडवे के साथ अगर एप्लीकेशन चलेगी तो एक बात श्योर है कि पूरी एप्लीकेशन एक पैकेज में आप चला सकते हो, जहां पर आप सारे पैसे दे सकते हो वीज़ा लगने के बाद। मतलब आपका नुकसान ज़ीरो। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।